टाइप्स ऑफ कंपनी। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि 4 टाइप्स की कंपनीज जो हैं डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट, स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं जिसके अंडर में 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट, पब्लिक कंपनी, सेकेंड, प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड, वन पर्सन कंपनी। उसके बाद आता है पॉइंट बी, फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। उसके बाद थर्ड आता है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ कंट्रोल, जिसके अंडर कवर होता है गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज। एंड सी, फ्रॉम पॉइंट व्यू ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये पॉइंट हो जाता है डी, जहाँ लिखा हुआ है सी। रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक इंडियन कंपनी एंड सेकेंड इज फॉरेन कंपनीज। लेट अस सी इन डीप। A. Statutory company. It comes into existence by special law of Parliament legislative assemblies. Example, Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation of India. अब statutory companies जो कंपनीज स्पेशल लॉ गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लॉ से जब बनी होती है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये जो है स्पेशल लॉ से बनी हुई है पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसीलिए इस टाइप को कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। नाउ सेकेंड वन इज फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब जो हमने पहले चार्ट में देखा था कि स्टैट्यूटरी कंपनी होती है और फिर देखा था कि पॉइंट व्यू ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो ये हमने जो इतनी सारी पब्लिक, प्राइवेट, वन कंपनी पढ़ी, ये सब जो है वो पॉइंट व्यू ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट वन, पब्लिक कंपनी। As per Companies Act, a company which is not a private company is public company in which minimum 7 members are necessary. जो कंपनीज प्राइवेट कंपनीज नहीं होती हैं उनमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, जो कंपल्शन है। देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो डिसाइडेड नहीं है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई 100 ही रहेगा, 8 ही रहेगा, 10 ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस कंपनी कैन गिव इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये कंपनीज जो हैं ऑफर करती हैं, इन्विटेशन देती हैं दूसरी कंपनीज को, दूसरे लोगों को, जनरल पीपल को, कि वो उनकी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो परचेज करें। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, और उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है कि आप शेयर्स लेने के बाद उन्हें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं या क्या, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनीज फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। 3 टाइप्स हैं मेंबर्स के लाइबिलिटीज़ के। फर्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। जो कंपनी शेयर कैपिटल से जुड़ी हैं, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी परचेज्ड बाय देम। दिस कंपनी हैज़ इंसर्ट द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। जो कंपनी के नेम के पीछे लिमिटेड आ जाए, वो कंपनीज जो हैं, जो उनका फेस वैल्यू है शेयर का, उधर तक हम लोग परचेज कर सकते हैं, वो उसका लिमिट है। देन सेकेंड वन, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये जो हमने देखा वो कैपिटल, भाई उसका जो फेस वैल्यू है शेयर का वो कैपिटल के अकॉर्डिंग बताया गया, इसीलिए ये चीज़ थी। एंड अब जो बताया जा रहा है वो गारंटी के बेसिस पे बताया जा रहा है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट गारंटेड बाय दम। Member has pay guarantee amount at the time of liquidation of company. अब इसमें कैसा है, जो जो कंपनीज के ओनर्स वगैरह हैं वो वहाँ तक सिर्फ पे करेंगे, उतनी गारंटी लेते हैं पे करने की जब लिक्विडेशन का टाइम आता है। तो जब पहले मार्केट में पैसे चलाने पड़ेंगे, उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं, कुछ बच जाता है, फिर जाके वो जो कंपनी के ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं,
जिन जिन ने इक्विटी शेयर लगाया है, जो कैपिटल लगाई हैं, फिर उन सब की बारी आती है। तो ये जो है उन लोगों की गारंटी कब रहती है, जब कंपनी लिक्विड हो जाती है, मतलब कि जब कंपनी का दिवालिया निकलता है उस टाइम वो उनका गारंटी जो है वो स्टार्ट होता है और वो पैसे चलाना स्टार्ट करते हैं मार्केट में। एंड थर्ड वन, कंपनी बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी. The liability of members is limited in this type of company. If the debts of company exceeds its assets, the members become liable personally. In case of liquidation of company, members will have to pay contribution from their selling personal assets. अब इसमें कैसा है कि जब कंपनी की असेट से ज़्यादा कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ जाए, मतलब कि उसको मार्केट में पैसा ज़्यादा चलाना पड़े, तब वो मेंबर्स जो हैं पर्सनली लायबल हो जाते हैं। मतलब जो ओनर्स है वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं लोगों के। उन्हें अगर उनकी खुद की असेट्स बेचकर भी इफ़ पैसे देने पड़े मार्केट में तो उनको देने पड़ते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं देंगे या क्या, उनको पर्सनली अपने असेट्स बेचकर उसमें कंट्रीब्यूशन में पार्ट लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों ने उनकी कंपनी में पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है। अब अगर लिक्विडेशन का टाइम आ जाता है तो उनको कंपलसरी जो है मार्केट में पैसे देने पड़ेंगे, उनके पर्सनल असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब बेचकर। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी जब डिज़ोल्व हो रही होती है तब जो वो पार्टनर है उसे कैसे भी करके लाइबिलिटी के टाइम में पे कर ले। अब लेट्स सी कि प्राइवेट कंपनीज का क्या सिस्टम है। प्राइवेट कंपनीज इज अ कंपनी विच हैज़ मिनिमम, इसके अंदर 2 मिनिमम मेंबर होते हैं एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं ट्रांसफ़र करने के शेयर्स का एंड एवरीथिंग। और इसमें हम जल्दी से पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं कि आओ और हमारे शेयर्स जो हैं वो परचेज़ करो, सेल करो। और जो दूसरी 3 टाइप की कंपनीज हैं, लेट्स सी दैट इन प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। अब इसके अंदर भी वही चीज़ के फेस वैल्यू का जो रहता है परचेज करना, उतना हम परचेज कर पाएंगे। और उसके बाद उससे हमें कैसे पता पड़ता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके पीछे वर्ड लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। तब हमें पता पड़ता है कि ये जो है प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है। सेम टाइम हमने आगे देखा जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, उसमें सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसकी कितनी गारंटी रहती है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है। लिक्विडेशन के टाइम में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें भी अगर इफ़ अपनी जो चीज़ें हैं पर्टिकुलर जितना भाई आपको देना चाहिए, इन द सेंस वी कैन से जितना भी फेस वैल्यू है एक शेयर का, उतने तक वो लोग भी लाइबल रहते हैं पे करने के। उतनी वो लोग भी गारंटी देते हैं कि हाँ उतना वो लोग पे कर देंगे। उससे ज़्यादा मतलब जहाँ बात हमारे प्रॉफिट की आती है तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इफ़ कंपनी जो है वो लिक्विड होने वाली है तो प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं आती है। तो इसमें भी सेम टाइम जितना फेस वैल्यू का रहेगा उतना वो लोग पे कर देते हैं, उतना ट्राई करते हैं वो लोग पे करने का। एंड थर्ड, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसके अंदर कंपनी की क्या लाइबिलिटी रहती है जो उसके कस्टमर्स हैं उनको लेकर, तो उसकी भी इतनी लाइबिलिटी है कि जब मार्केट में पैसे चलाने की बारी आती है तो सबसे पहले वो लोग मार्केट में देते हैं पैसे। उसके बाद इफ जो बच जाता है तो वो लोग खुद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अदरवाइज पहले मार्केट में पैसे चलाते हैं। और इफ़ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि उनकी भी जो असेट्स हैं, असेट्स वैल्यू कम है और बाहर का कर्जा ज़्यादा है, तो कंपनी को जो कंपनी की एसेट्स हैं वो तो बेचनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। साथ ही साथ इफ़ ऐसा हो जाता है कि कंपनी को खुद की पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ेंगी तो वो बेचकर और मार्केट में पैसे उन्हें चलाने पड़ेंगे। नाउ थर्ड वन इज 1 पर्सन कंपनी। अब ये कैसा है ना, एक पर्टिकुलर पर्सन
उसकी खुद की कंपनी हो और वो जाकर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए डायरेक्टर्स के साथ, जो दूसरी कंपनीज हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ, तो वो हो जाता है कि भाई ये डायरेक्टर है उस पर्टिकुलर कंपनी का एज अ मेंबर ऑफ दैट। तो इसमें ये माना गया है रिटर्न कंसर्न ऑफ सच पर्सन्स इज इसेंशियल इन वन पर्सन कंपनी। उसमें ये कंपल्शन लिखा हुआ होना चाहिए कि ये वन पर्सन कंपनी है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और क्या होगा भाई, जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट किए जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो at the time of incorporation of company there was no provision for one company in the Companies Act 1956। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना है स्पेशली जो वन पर्सन कंपनी के लिए माना जा सके, बट प्राइवेट कंपनी कैन बी वन पर्सन कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पर उसमें 1956 के अकॉर्डिंग ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो पर्टिकुलर वन पर्सन कंपनी के लिए हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है वो वन पर्सन कंपनी ज़रूर बन सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ नेक्स्ट, सी फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ कंट्रोल। First, government company. If the minimum 51% of the paid up capital is of company is held by central government, state government or more than one state government, central government and one more than state governments, तो उसे कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। जैसे कि टोटल होता है कि भाई कोई भी कंपनी है जिसमें 51% कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट का लगा हुआ है, तो वो माना जाता है कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट हो, एक से ज़्यादा गवर्नमेंट्स उसमें साथ में जुड़ी हों, तब ये माना जाता है ये जो कंपनी है पर्टिकुलर वो गवर्नमेंट कंपनी है। एग्जाम्पल, अशोक होटल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये जो है ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं। सेकेंड, होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच होल्ड्स मोर दैन 50% शेयर ऑफ कंपनी हैज़ राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन दैट कंपनी। जैसे कि कोई भी कंपनी हो जिसका 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा उसका पैसा लगा हुआ हो उस पर्टिकुलर कंपनी में, उसी के पास राइट्स जाते हैं कि वो जितना चाहता हो उतने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है, अपना जो मैनेजमेंट का पूरा चीज़ है वो बना सकता है, बता सकता है, उसका राज जो है वो ज़्यादा चलता है होल्डिंग कंपनी में। ये इस टाइप की कंपनीज होती है, मतलब जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहता है कैपिटल का उसका ज़्यादा राज चलता है। थर्ड, सब्सिडरी कंपनीज। सब्सिडरी कंपनीज मीन्स द कंपनीज ऑफ विच मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड एंड द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इज विद द होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनीज में क्या होता है ना कि जो कंपनीज जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर्स हों, जिस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं, उसमें जिन कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर्स के थ्रू पैसा लगा हुआ है, उनके पास मेजॉरिटी राइट होता है कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकें, लाइक होल्डिंग कंपनी, विथ होल्डिंग कंपनी। Now D, from point view of purchase or place of registration, Indian company, the company which is registered in India under the Indian Companies Act or under the special act passed by the Parliament is called Indian company। जो भी कंपनीज इंडिया में रजिस्टर हुई हैं अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, कोई भी स्पेशल एक्ट हो पार्लियामेंट से, उसे माना जाता है कि वो इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। उसमें से वो कोई भी टाइप की कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सेकेंड, फॉरेन कंपनी, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया
whose registered office is not in India and whose place of business is in India is called foreign company. अब फॉरेन कंपनी में कैसा है कि भले उसका सेटअप जो है हमारे इंडिया में हो, कुछ भी उसका जो बिजनेस है भले ही इंडिया में चल रहा हो, लेकिन उसकी रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो इंडिया में ना हो, बाहर इंडिया के आउटसाइड में हो उसकी रजिस्टर्ड कंपनी ऑफिस, तो उसे माना जाता है कि वो फॉरेन कंपनी है।